हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे रिमोटनेस ऑफ डैमेज, जो कि टॉर्ट का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब भी कोई रॉन्गफुल एक्ट करा जाता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस या कहिए इफेक्ट्स जो होते हैं वो एंडलेस हो सकते हैं। कहने का मतलब एक रॉन्गफुल एक्ट के मल्टीपल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, मल्टीपल इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि किस एक्सटेंट तक डिफेंडेंट को उसके किए हुए रॉन्गफुल एक्ट के लिए लायबल कर सकते हैं। मतलब जैसे कॉन्सिक्वेंसेस के कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं तो एक लॉन्ग चेन फॉर्म हो जाएगी, तो उस चेन में कहाँ तक के एक्ट्स के लिए डिफेंडेंट को जो है लायबल किया जाएगा। सपोज करिए ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्ट है और इससे मल्टीपल कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं, ठीक। और ये क्या हो रहा है, ये एक चेन फॉर्म हो रही है। तो अब कहाँ तक जो है उसको डिफेंडेंट को लायबल करा जा सकता है, कहाँ तक के एक्ट्स के लिए लायबल करा जा सकता है। ठीक है, तो अब ये जो टर्म आपने पढ़ा, कॉन्सिक्वेंसेस के कॉन्सिक्वेंसेस जो हो रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, इसे समझते हैं एक इलस्ट्रेशन से। सपोज एक इंसान है, ठीक, ए है हमारा, और इसी को हम क्या करते हैं, डिफेंडेंट कह देते हैं। ठीक है, ये जा रहा था और इसने क्या करा, बी को धक्का दे दिया। अब उस धक्का मारने से क्या हुआ, ये बी जाकर के रोड पर गिर गया। और जब ये रोड पे गिरा, इधर से क्या आ रहा था, एक ट्रक आ रहा था। ठीक है, तो ट्रक ने अपना रूट क्या करा, इसको बचाने के लिए डाइवर्ट करा। जब डाइवर्ट करा तो यहाँ पर एक शॉप थी और बगल में पेट्रोल पंप था। ठीक, तो ये ट्रक जा करके शॉप में घुस गया, जिससे क्या हुआ, शॉप में एक्सप्लोजन हुआ और 4 लोग की डेथ हो गई। 4 लोग की डेथ यहाँ पर हो गई। और इस एक्सप्लोजन से क्या हुआ, बगल में पेट्रोल पंप था, यहाँ भी एक्सप्लोजन हो गया और यहाँ पर डेथ हो गई, मान लीजिए 6 लोग की और। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, ये जैसे यहाँ पर हमने देखा था चेन ऑफ रिएक्शन, वैसा ही कुछ हो गया यहाँ पर इस आपके इलस्ट्रेशन में। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये देखा जाएगा कि डिफेंडेंट ने ये जो हमारा ए था, इसने ये थोड़ी एंटिसिपेट किया था कि किसी को सिर्फ धक्का मारने से, किसी को सिर्फ पुश करने से क्या हो जाएगा, इतना सारा एक्ट हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ पुश करने से। ठीक है, ये तो कोई नहीं एंटिसिपेट कर सकता है। तो क्वेश्चन राइज होगा कि कहां तक डिफेंडेंट को लायबल करा जा सकता है उसके किए हुए एक्ट के लिए। मतलब उसने जो बी को पुश कर दिया और उससे इतने सारे मल्टीपल कॉन्सिक्वेंसेस हो गए, तो कहां तक उसे लायबल करा जा सकता है। ठीक है, और यहां पर तो अगर जोड़ेंगे तो कॉम्पनसेशन भी कितना हो जाएगा, है ना, जो कि बिल्कुल भी रीजनेबल नहीं होगा। तो ऐसा ही एक केस है, उसको समझते हैं, जिसका नाम है स्कॉट वर्सेस शेपर्ड, और इसको स्क्विब केस भी बोला जाता है। तो इसके फैक्ट समझते हैं। ये सेम ऐसा ही इलस्ट्रेशन जो आपने पढ़ा उससे एकदम रिलेशन में है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ए जो होता है हमारा, एक सेकेंड, ए जो होता है हमारा क्या करता है, ए एक लाइटेड स्क्विब, एक काइंड ऑफ ये फायर वर्क होता है। ठीक है, तो फायर वर्क को क्या करा, जला करके फेंक दिया। याद रखने के लिए आप इसको मिर्ची बॉम्ब भी बोल सकते हैं, बचपन में जो छोटे छोटे होते थे ना, जला जला के फेंकते थे, वैसा ही कुछ। ठीक है, तो ए ने क्या करा, इसको उठा करके फेंक दिया कहाँ पर, जहां पर बहुत ढेर सारा क्राउड था, क्राउड के ऊपर फेंक दिया। ठीक, तो वो क्या हुआ, वो जा करके गिरा किस पे, एक्स पे, है ना। एक्स ने अपने आप को बचाने के लिए क्या करा, फर्दर फेंका, और वो इवेंचुअली जा करके बी को लगा और बी को इंजरी कॉज कर दी। तो यहां पर क्या बोला गया, यहां पर बोला गया कि ए लाइबल होगा। ए लाइबल क्यों होगा, ए को यहां पर क्या किया गया, ए को यहां पर लाइबल किया गया। ठीक है, क्यों लाइबल किया गया, क्योंकि उसने जो किया वो जो था वो प्रॉक्सिमेट कॉज था, जिसकी वजह से डैमेज कॉज हुआ। ठीक है, फर्स्ट इंस्टेंस में ही उसने ऐसा काम किया था कि अगर ये एक्स पे भी होता और एक्स ने फर्दर नहीं फेंका होता तो यहाँ पर इंजरी एक्स को होती। ठीक है, तो हमेशा क्या बोला गया कि अगर डिफेंडेंट के एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत रिमोट हैं तब वो लाइबल नहीं होगा, और अगर प्रॉक्सिमेट है तब वो लाइबल होगा। याद रखिएगा, अगर प्रॉक्सिमेट है तो लाइबल होगा, और अगर रिमोट है तो वो लाइबल नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, तो प्रॉक्सिमेट कॉज क्या है और क्या टू रिमोट नहीं है, तो समझते हैं।
उनको केस लॉस से। ये केस लॉस आपने पहले भी टॉट में पढ़ा होगा, हाइंस वर्सेस हार्वर्ड। शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि इसके फैक्ट्स क्या थे। डिफेंडेंट के सर्वेंट्स ने हॉर्स वैन अनअटेंडेड छोड़ दी होती है, मतलब उसके पास कोई नहीं होता है, और हॉर्स वैन को रोड के किनारे पार्क करके चले जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, पत्थर मारते हैं, जिससे हॉर्सेस भागने लग जाते हैं। तो इससे एक इमिनेंट डेंजर हो जाता है सामने एक वुमेन को और एक चिल्ड्रन को। उनको बचाने के लिए एक पुलिस ऑफिसर को चोट आ गई होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चोट पुलिस ऑफिसर को आई, इसको बोला जाता है कि ये जो है प्लेंटिफ की इंजरी प्रॉक्सिमेट कॉन्सिक्वेंस है डिफेंडेंट के एक्ट का, इसलिए डिफेंडेंट लायबल होगा। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आया होगा कि प्रॉक्सिमेट क्या होता है। एक केस और है, इसको आप लिंच भी बोल सकते हैं या लाइंच भी बोल सकते हैं, जो भी बोलना चाहें, वर्सेस नर्डन। दोनों के फैक्ट समवॉट सिमिलर है। इसमें भी क्या होता है कि डिफेंडेंट ने एक हॉर्स कार्ट छोड़ी होती है। उसमें क्या होता है कि बच्चे खेलने लग जाते हैं, एक बच्चा जो है हॉर्स कार्ट में चढ़ जाता है और एक बच्चा मोशन में सेट कर देता है किसे, हॉर्सेस को, पत्थर मार के या हाथ से छू करके। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, एक बच्चे को डैमेज आ जाता है, चोट आ गई होती है। तो इसमें भी कोर्ट ने यही बोला है कि प्लेंटिफ की इंजरी जो है वो प्रॉक्सिमेट कॉन्सिक्वेंस है डिफेंडेंट के एक्ट का, इसलिए यहाँ पर डिफेंडेंट को लायबल करा जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉक्सिमेट क्या होता है। अच्छा, ये जो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस की लाइबिलिटी है, इसको हम इसको डिटरमाइन करने के लिए हम टेस्ट देखते हैं। तो दो टेस्ट है, एक है आपका टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस और दूसरा है टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट या टेस्ट ऑफ फोर्सिएबिलिटी। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस, कि टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस क्या बात करता है। तो केस लॉस के थ्रू समझेंगे हमेशा की तरह। तो इसमें पहला केस है स्मिथ वर्सेस लंदन एंड वेस्टर्न रेलवे कंपनी। ठीक है, इस टेस्ट के अकॉर्डिंग एक पर्सन लाइबल है अपने एक्ट के डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस के लिए, चाहे वो फोर्सेबल हो या नहीं। और इस टेस्ट को सबसे पहली वैलिडिटी जो मिली थी वो इसी केस से मिली थी। कौन सा केस था, स्मिथ वर्सेस लंदन एंड वेस्टर्न रेलवे कंपनी, जो कि 1870 का केस था। तो फैक्ट्स देख लेते हैं क्या हुआ था। यहाँ पर रेलवे कंपनी ने क्या करा था, नेग्लिजेंटली ग्रास ट्रिमिंग्स क्या करी थी, ट्रैक के पास रख दी थी। समझिए ये आपका ट्रैक है और यहाँ पर इन्होंने क्या करा था, ग्रास ट्रिमिंग्स रख दी थी ट्रैक के दोनों तरफ। ठीक है, तो यहाँ से ट्रेन आई और इंजन के स्पार्क से इसमें क्या हुआ, इसमें लग गई आग। तो जब आग लग गई इनमें, तो ये लाइटर ट्रिमिंग्स क्या हुआ, जा करके प्लेंटिफ के कॉटेज को इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, यहाँ से उड़ते 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 विंड के थ्रू गई और इन्होंने प्लेंटिफ के कॉटेज को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, रेलवे कंपनी को लायबल किया गया उसके एक्ट्स के लिए, चाहे वो फोर्सेबल कर पाए हों इस चीज़ को या फोर्सेबल ना कर पाए हों। कि भाई ट्रिमिंग्स ट्रैक के किनारे छोड़ देंगे तो उसमें आग लग जाएगी और विंड से इतनी दूर चला जाएगा कि प्लेंटिफ के घर को जो है वो पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोर्ट ने बोला कि भाई रेलवे कंपनी लायबल होगा क्योंकि एक्ट के डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस का रिजल्ट था प्लेंटिफ के घर का डैमेज। ठीक है, तो होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका एक इम्पॉर्टेंट केस देखते हैं। चलिए तो अपना इम्पॉर्टेंट केस देखते हैं, जो कि है रीपॉलिमिस एंड फर्नेस विल्थी एंड कंपनी लिमिटेड, 1921 का ये केस है। इसमें क्या हुआ, इसमें सबसे पहले रीजनेबल फोरसाइट के टेस्ट को जो है इसको रिजेक्ट कर दिया गया। अब देखते हैं कि इसके फैक्ट्स क्या हैं। यहाँ पर डिफेंडेंट ने किराए पर एक शिप ली थी, कार्गो लोड कर रहे थे उस शिप में, जो कार्गो था वो कंसिस्ट करता था बेंजीन और पेट्रोल का। तो जो टिन्स लोड हो रहे थे उनमें लीकेज था, जिसकी वजह से क्या हुआ, कुछ जो कंटेंट है वो शिप के होल्ड पे कलेक्ट हो गया। डिफेंडेंट के सर्वेंट से गलती से नेग्लिजेंटली प्लैंक गिर गया और वो जाकर गिरा होल्ड पर, उससे स्पार्क जनरेट हुआ और उस स्पार्क से पूरा शिप डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, तो जब शिप डिस्ट्रॉय हो गया तो क्वेश्चन अराइज हुआ कि डिफेंडेंट लायबल होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर बोला गया कि डिफेंडेंट्स लायबल होंगे। क्यों लायबल होंगे, क्योंकि डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है और उस डायरेक्ट
कॉन्सिक्वेंस जो हुआ उसकी वजह से जो डैमेज हुआ, जो उनका प्रॉक्सिमेट कॉज था उसकी वजह से डैमेज हुआ, इसलिए वो लायबल होंगे। भले ही वो इस चीज़ को फोर्सेबल कर पाए या ना कर पाए, अगर उनके एक्ट से कुछ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस फ्लो हो रहा है तो उसके लिए उन्हें लायबल किया जाएगा। तो यहाँ पर भी वही हुआ, यहाँ पर कोर्ट ने डिफेंडेंट को लायबल किया गया था कि कुछ नेग्लिजेंस थी जिसकी वजह से इतना बड़ा डैमेज हुआ। ठीक है, अब दूसरा टेस्ट अपना देखते हैं। तो अपना दूसरा टेस्ट देखते हैं जो कि है टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट या टेस्ट ऑफ फोर्सिबिलिटी। इसमें हमारा सबसे पहला केस है ग्रीनलैंड वर्सेस चैपलिन, जो कि 1850 का केस है। इसमें बोला गया कि एक पर्सन से एक्सपेक्ट क्या किया जाता है कि वो अपने एक्ट के रीजनेबल कॉन्सिक्वेंसेस के अगेंस्ट ही गार्ड करे जो वो एंटिसिपेट कर सकता है, और उसे उन एक्ट्स के अगेंस्ट गार्ड नहीं करना है जो वो एंटिसिपेट ही नहीं कर सकता, जो वो फोर्सी ही नहीं कर सकता है। ठीक है, दूसरा केस देखते हैं जो कि है हमारा ह्यूज वर्सेस लॉर्ड एडवोकेट का 1963 का। इसमें पोस्ट ऑफिस के कुछ एम्प्लॉयज़ थे जिन्होंने मैनहोल ओपन कर दिया किसी काम के लिए स्ट्रीट में, और उसको कवर कर दिया ऐसे ही टेम्परेरली किसी चीज़ से, और किनारे किनारे उसके लैंप्स लगा दिए। एक बच्चे ने लैम्प देखा, अट्रैक्ट हुआ, खेलने चला गया और लैम्प से खेलते खेलते वो मैनहोल में गिर गया। तो यहाँ पर कोर्ट ने बोला कि डैमेज फोर्सिएबल था, एंटिसिपेट करा जा सकता था कि अगर मैनहोल ऐसे स्ट्रीट में ओपन छोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ डैमेज किसी ना किसी को हो सकता है। हाँ, ये नहीं आप फोर्स ही कर सकते कि कितना डैमेज हो सकता है, लेकिन ये तो फोर्स ही करा जा सकता है कि डैमेज कॉज हो जाएगा। तो अगर फोर्सेबल हो सकता है तो डिफेंडेंट लायबल होगा। यहाँ पर जो डिफेंडेंट्स हैं उन्हें लायबल किया गया था। नेक्स्ट जो हमारा केस है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है, इसी को हम बोलते हैं वैगन माउंट केस, ओवरसीज टैंकशिप वर्सेस मॉट्स डॉक लिमिटेड का ये केस है। ठीक है, इसके फैक्ट्स देखते हैं क्या हुआ। इसमें एक वैगन माउंट नाम की शिप थी, उससे क्या हुआ, ऑयल जो है बहुत ज़्यादा गिर गया सी में। अब ये ऑयल बहता बहता क्या हुआ, 600 फीट पानी में जा करके बह करके वहां पे पहुंच गया जहां पर वेल्डिंग ऑपरेशन चल रहे थे, शिप्स रिपेयर करी जा रही थी, वॉर्फ रिपेयर करी जा रही थी। तो वहां पर मोल्टन मेटल गिरा समुद्र में और ऑयल के कांटेक्ट में आ गया, जिससे आग फैल गई और सब कुछ डैमेज हो गया। ठीक है, देखिए कहीं पर तेल गिरा, 600 फीट पानी में बहते बहते एक जगह पर पहुंचा। सपोज करिए कि एक जगह है ए, यहाँ पर ऑयल स्पिल हुआ और यहाँ से बहते 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 रीजनेबल डिस्टेंस से बहुत ज़्यादा, और ये बी प्लेस है जहाँ पर जो है शिप्स का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, काम चल रहा था, और यहाँ पर ऑयल के कांटेक्ट में आया और यहाँ पर जो है पूरा एक्सप्लोजन हो गया और आग लग गई। ठीक है, तो ये बोला गया कि भाई अब यहाँ पर क्या होगा, क्या डिफेंडेंट को लायबल करा जाएगा। तो यहाँ पर कोर्ट ने क्या बोला, यहाँ पर कोर्ट ने बोला कि पॉलेमिस जो था वॉज नॉट द गुड लॉ, और डिफेंडेंट सिर्फ उस एक्ट के लिए लायबल होंगे जो फोर्सेबल होगा, जो वो फोर्सी कर सकते हैं। अब ये तो फोर्सी नहीं कर सकते थे कि यहाँ पर तेल बहेगा और 600 फीट जा करके जहां पर काम चल रहा होगा शिप्स का या रिपेयरिंग का, वहीं पर जा करके तेल रुकेगा और उससे आग लग जाएगी। ठीक है, तो इस केस में बेसिकली यही बोला गया कि जो रीपॉलिमिस था वो उसके डिसीजन को यहाँ पर नहीं माना गया, और यहाँ पर जो वैलिडिटी है वो मिली किसको, टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट को, और ये माना गया कि ये जो है रीजनेबल है, और विथ टाइम रियलाइज करा गया कि टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस जो है वो रीजनेबल नहीं है। और यहाँ पर कोर्ट ने इसी केस में क्या बोला कि रीपॉलिमिस वाज नॉट द गुड लॉ। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे डिफेंडेंट्स थे उन्हें लायबल नहीं किया गया था। क्यों नहीं किया गया था, क्योंकि ये फोर्सिएबल नहीं किया जा सकता था। ठीक है, तो होप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा है और ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में।